हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स का एग्ज़ाम है, जो कि 4 जून को है। और साथ ही साथ यूनिट फर्स्ट के बारे में मैं चैप्टर फर्स्ट जो है वैश्वीकरण से रिलेटेड वो मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के सेकेंड चैप्टर की, जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वही एज इट इज़ आपको अपने एग्ज़ाम में लिख कर आना है, देन आपको आपके जो एग्ज़ाम है वो मिल सकते हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर सेकंड में क्या बोला गया है। वैश्वीकरण का राजनीतिक आयाम। ठीक है, वैश्वीकरण का राजनीतिक आयाम मतलब कि इसके अंदर ना हम वैश्वीकरण की तो बात करेंगे, लेकिन वैश्वीकरण का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा? राजनीति के साथ। और राजनीति की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें किसकी बात होती है? राज्य या फिर किसी देश की। तो देखते हैं अब इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य। राजनीति के बारे में कभी भी डेफिनेशन या फिर कभी भी इसका अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राज्य क्या होता है, क्योंकि राज्य से ही क्या बनती है? राजनीति। तो देखते हैं, राज्य के अधिकारों और कार्यों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। राज्य को मतलब कि क्या किया गया? संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया। एक तरीके से ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया अपने अकॉर्डिंग या फिर पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। तो राज्य के अधिकार, जितने भी राज्य के अधिकार है या फिर उसको जो काम करने के अधिकार दिए गए हैं या मना करने के अधिकार दिए गए हैं, और कार्यों को कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, इनको संविधान में एक लिस्ट में रखा गया है अनुच्छेद 1 के अनुसार। और सबसे पहला जो आर्टिकल है वो राज्य से रिलेटेड ही है। ठीक है, राज्य की 4 विशेषताएं हैं, मतलब कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर जो 1 है उसमें राज्य की 4 विशेषता बताई गई है। पहला, एक परिभाषित क्षेत्र, मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जिसको सब जानते हो, वो क्या होगा? राज्य। दूसरी बात, एक स्थायी क्षेत्र, मतलब कि वो बदलना नहीं चाहिए, एक परमानेंट प्लेस होना चाहिए। तीसरा, एक प्रभावी क्षेत्र जिसका कोई ना कोई क्या हो? इम्पैक्ट हो। फोर्थ है अपना अन्य राज्य के साथ संबंध स्थापित करने की एबिलिटी या क्षमता होनी चाहिए, मतलब कि राज्य वो तभी होगा जब उसको लोग जानते हो और उसका जो क्षेत्र है वो फिक्स हो या फिर बड़ा हो, और साथ ही साथ प्रभावी क्षेत्र हो। ठीक है, उस पर अगर देश में कुछ चल रहा है तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। फोर्थ आता है अपना अन्य राज्य के साथ संबंध, मतलब कि उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो अन्य राज्य के साथ, खुद जो है राज्य वो दूसरे राज्यों के साथ जो उसके बराबर के है उनके साथ वो क्या बना सके? कॉन्टैक्ट बना सके। इतनी एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? राज्य कहलाएगा। तो ये 4 है जो आर्टिकल नंबर 1 में हमारे को बताया गया है। तो राज्य से रिलेटेड हो गई। अब देखते हैं इसको हम राजनीति या फिर वैश्वीकरण से कैसे रिलेट करेंगे। तो इसके बारे में नीचे दे रखा है, वैश्वीकरण पर 3 स्थितियाँ और राज्य की संप्रभुता में से इसका संबंध। वैश्वीकरण की ना 3 ऐसी स्थिति है, 3 ऐसी कंडीशन है, ठीक है, या सिचुएशन है, और राज्य की संप्रभुता से उसका क्या संबंध है। देखो, 3 प्रकार के लोग हैं, ठीक है, या फिर 3 प्रकार की सोच रखने वाले ऐसे विचारक हैं जो वैश्वीकरण के बारे में सोचते हैं। और वो किससे रिलेट करते हैं वैश्वीकरण को? राज्य से। राज्य जो होता है उससे रिलेट करते हैं या देश से रिलेट करते हैं। तो वो क्या सोचते हैं? तीनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? विपरीत है। देखते हैं इसमें क्या बोला गया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पूरी दुनिया में राज्य की भूमिका और ज़रूरतों पर बहस को जन्म दिया। मतलब कि वैश्वीकरण जब आया तो राज्य तो पहले से ही था, लेकिन वैश्वीकरण जब आया मतलब कि जब लोग क्या करने लग गए? असीमित व्यापार या फिर असीमित वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वैश्वीकरण का जन्म। तो जैसे ही वैश्वीकरण आया तो उसने राज्य की ना भूमिका ही और ज़रूरत जो भी है उसको बदल दिया, और एक बहस का क्या बन गया? वो जरिया। ठीक है, वैश्वीकरण और राज्य के बीच में क्या होने लगी? फिर बहस। अब देखते हैं आगे। इस मुद्दों पर 3 विभिन्न वैचारिक स्कूलों में, जो कि संशयवादी, हाइपर ग्लोबलिस्ट और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट की स्थिति विपरीत है। मतलब कि ये 3 प्रकार के सोच रखने वाले व्यक्ति है, या व्यक्ति कह रहा हूँ, विचारक हैं, जिसमें कई सारे सदस्य हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि राज्य की शक्ति इसने कमज़ोर कर दी है वैश्वीकरण ने, और कुछ कहते हैं कि इसने कुछ नहीं किया, तो कुछ कहते हैं इसने बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो वैश्वीकरण और राज्य के बीच में जो संबंध है कि राज्य वैश्वीकरण के कारण राज्य की स्थिति कमज़ोर हो गई है या उसके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव पड़ा है, तो इसके बारे में 3 स्थिति रखी गई है। तो वो कौन कौन सी है वो हम पढ़ेंगे।
और तीनों की जो स्थिति है संशयवादी, हाइपर ग्लोबलिस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 है। और इसी तरह से क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको टॉपिक बनाकर दिया है, वैश्वीकरण पर 3 स्थितियाँ और राज्य की संप्रभुता में इसका संबंध बताइए। तो आपको ऊपर से शुरू करना है राज्य से, ठीक है, जो अभी पढ़ाया था। तो देखो 3 प्रकार के हो गए। तो इनकी स्थिति आपस में एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अपोजिट। कुछ अच्छा सोचते हैं राज्य के बारे में और वैश्वीकरण के बारे में, तो कुछ बुरा सोचते हैं। तो देखते हैं क्या बताते हैं इसमें। पहला आता है संशयवादी। इनका क्या कहना है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया राज्य से क्या संबंध रखती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने वास्तव में राज्य की शक्तियाँ और ज़रूरतों में कोई परिवर्तन नहीं किया। मतलब संशयवादी ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण ना राज्य में कोई चेंजेस देखने को हमें मिलता ही नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं या फिर जिनका मानना ये है कि राज्य की शक्ति उन्होंने बदल दी है या फिर घटा या बढ़ा दी है, तो वो गलत सोचते हैं। तो इनके अनुसार वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने राज्य की शक्ति, जो पावर है और ज़रूरत है, उनमें कोई वो चेंजेस ही नहीं किया है। कौन कहता है ये? संशयवादी, जो इसके अंदर लोग आते हैं। ये राज्य को विश्व राजनीति में प्राथमिक अभिनेता मानते हैं, ठीक है। जो राज्य है ना उसको विश्व राजनीति में प्राथमिक अभिनेता मानते हैं। कौन? वैश्वीकरण। मतलब कि वैश्वीकरण ना राज्य की स्थिति को बदलता नहीं है, लेकिन राज्य की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, सम्मान देता है, किसी की बुराई या फिर राज्य को एक तरीके से गलत नहीं ठहराता। और ये प्राथमिक अभिनेता मानते हैं, एक तरीके से अभिनेता मतलब कि हीरो, ये मानते हैं किसको? राज्य को। कहाँ पर? पूरी पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो होती हैं उसमें हीरो मानते हैं किसको? राज्य को। कौन? वैश्वीकरण, ठीक है। अब अगला आता है जो बाहरी संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर क्या होता है उसको तय करता है। मतलब कि वैश्वीकरण ये बोलता है कि राज्य ना बाहरी संबंध के साथ साथ जो उसके राज्य के बाहर कुछ भी हो रहा है और साथ साथ क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है उसको तय करता है और उसका डिसीजन भी सुनाता है। अगर उसके राज्य के अंतर्गत कुछ हो रहा है तो, और अगर बाहर होता है तो वो सलाह भी दे सकता है। कौन? राज्य, ठीक है। तो संशयवादी के अकॉर्डिंग वैश्वीकरण ने किसी प्रकार का कोई चेंजेस राज्य में नहीं किया, ना उसकी पावर बदली, ना उसके राइट्स बदले और ना ही उनकी मांगे या ज़रूरत है वो बदली, बल्कि ये एक तरीके से राज्य को हीरो मानते हैं पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब देखते हैं आगे सेकंड जो विचारधारक है वो क्या सोचते हैं, हाइपर ग्लोबलिस्ट, ठीक है। ये जो संशयवादी, हाइपर ग्लोबलिस्ट और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट है, ये तीनों क्या है, इसके अंदर कई सारे सदस्य हैं। तो कुछ ये सोचते हैं कि वैश्वीकरण बहुत बढ़िया है, तो कुछ ये सोचते हैं कि वैश्वीकरण बहुत घटिया है। तो इनके ग्रुप का नाम मान सकते हैं कि ऐसी अगर जो लोग एक जैसी सोच रखते हैं तो उनको संशयवादी, जो लोग हाइपर ग्लोबलिस्ट वाली सोच रखते हैं तो वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप के नाम हो गए एक तरीके से। अब देखता है हाइपर ग्लोबलिस्ट क्या सोचता है। इनका मानना है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति और उसके महत्व में गिरावट आई है। ये देखो, अब ये क्या कर रहे हैं, वैश्वीकरण को ना गलत ठहरा रहे हैं कि राज्य की जो पावर कमज़ोर हुई है या उसकी इम्पोर्टेंस अब गिर गई है, वो सारी की सारी गलती है वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण से जब हम वस्तु का एक्सचेंज या फिर जो सीमा है वो हट चुकी है, तो वो क्या कर रहे हैं, राज्य की शक्ति इससे कमज़ोर हो गई है वैश्वीकरण के कारण। ये कौन मानता है? हाइपर ग्लोबलिस्ट वाली सोच रखने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, राज्य की शक्ति और उसके महत्व में गिरावट आ गई है। सेकंड क्या बोला गया, वैश्वीकरण आर्थिक, ठीक है, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव का एक नया सेट है। मतलब वैश्वीकरण ना ये मानते हैं कि राज्य की शक्ति और महत्व या फिर इम्पोर्टेंस में कमी आई है, लेकिन ये क्या करता है, एक बदलाव करने का नया सेट है। किस किस में? आर्थिक, इकोनॉमिक्स में, सांस्कृतिक, ठीक है, जो ट्रेडिशन वगैरह है या फिर खाना पीना है, ये सब इससे रिलेटेड क्या किया इन्होंने, चेंजेस किए हैं वैश्वीकरण ने। तकनीक, ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, हाथों से करते थे काम, अब मशीन आई है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। मशीनें मतलब कि जो मशीनें यूएसए में यूज़ की जाती थी वो हमारे यहाँ पर आ रही है, जिसके कारण हमें मजदूरी कम करनी पड़ती है, लेकिन मशीन से क्या होता है, काम बहुत जल्दी हो जाता है। और राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव, ठीक है, मतलब कि पॉलिटिक्स लाइन में हमें अलग अलग देशों की राय मिलती है और साथ ही साथ इससे हमारी पॉलिटिक्स मजबूत भी होती है तो कभी ना कभी कमज़ोर भी हो जाती है। वो डिसीज़न पे मैटर करता है। तो इससे क्या होता है, बदलाव हो रहा है। मतलब कैसे भी बदलाव हो रहा हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन बदलाव हो रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। ये कौन कहता है? हाइपर ग्लोबलिस्ट सोच रखने वाले व्यक्ति, जो 1980 के दशक में तेज़ी से हुआ। और ये चेंजेस कब से हो रहे हैं? 1980 के दशक से आज तक 2022 तक।
उदाहरण के लिए सूचना और संचार में डिजिटल क्रांति, एक एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रणाली का आगमन। ठीक है, मतलब कि विश्व भर में ना कई प्रकार की ना चेंजेस हो रहे हैं। सूचना जो है ना, एक देश की सूचना दूसरे देशों तक पहुंच रही है। ठीक है, मतलब कि भारत के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो जापान, अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, कई जगह जा रही है, और जो वहाँ पर हो रही है वो हमारे देश में आ रही है। दूसरा अपना है संचार में डिजिटलीकरण। ठीक है, ये क्रांति भी हो रही है, मतलब कि संचार जो है ना, संचार कैसा हो रहा है, डिजिटल, मतलब कि इंटरनेट पर सारी की सारी सूचनाएं या टीवी पर समाचार पत्र, इन सब में क्या हो रही है, प्रदान की जा रही है। एक एकीकृत वैश्विक, सारे के सारे देशों की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, विश्व एक। ठीक है, सारे देश एक हो रहे हैं। वित्तीय प्रणाली का आगमन। ठीक है, अब अगला क्या बोला गया, एक सीमाहीन, मतलब कि बिना सीमा वाली दुनिया की धारणा में इसमें वृद्धि हुई है। मतलब कि एक देश का दूसरे देश की बॉर्डर से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल एक सीमाहीन हो चुका है। अनलिमिटेड क्या हो रही है, अब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और एक तरीके से राज्य के बीच में कोई सीमा ही नहीं बची है। तो हाइपर ग्लोबलिस्ट का मानना यह है कि सीमा क्या हो चुकी है, अब बंद हो चुकी है, मतलब कि सीमा अब है ही नहीं। तो जिसके कारण राज्य की शक्ति क्या हो रही है, कमज़ोर, क्योंकि राज्य का मैटर करता है सीमा से। ठीक है, एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग सीमा के द्वारा किया जाता है, और वैश्वीकरण क्या कर रहा है, उस सीमा को हटा रहा है। तो सीमा हट रही है तो राज्य की शक्ति कमज़ोर हो रही है। ये किसका मानना है, हाइपर ग्लोबलिस्ट का। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति हाइपर ग्लोबलिस्ट में आते हैं और राज्य की संप्रभुता को ये मानते हैं। अब अगला बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट। ठीक है, इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट को परिवर्तनवादी भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया है, ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट या फिर परिवर्तनवादी लोग, इनका मानना यह है कि राज्य की भूमिका और प्रासंगिकता में गुणात्मक परिवर्तन आए हैं। ठीक है, मतलब कि वैश्वीकरण के कारण ना राज्य की भूमिका बढ़ गई है, एक तरीके से इनका ये मानना है। और उसकी जो ज़रूरतें है या फिर ज़रूरत है ना आज, वो गुणात्मक परिवर्तन, मतलब कि बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। ये कौन मानता है, परिवर्तनवादी या ट्रांसफॉर्मेशन लिस्ट जो विचार रखने वाले व्यक्ति है वो मानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की भूमिका बढ़ गई है। ठीक है, देखो सेकंड में क्या बोला गया, इसने ना राज्य की शक्ति को बढ़ाया है और ना ही घटाया है, इसे केवल राज्य को क्या कर दिया है, बदल दिया है। ठीक है, ना तो बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, मतलब कि एक तरीके से जो भूमिका पहले थी वही है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज। ठीक है, ना इसकी पावर बढ़ी है ना घटी है, बस केवल राज्य को ही इसने बदल दिया है। इन्होंने एक मध्यम स्थिति अपनाई है। ट्रांसफॉर्मेशन जो लिस्ट है वो ना ये कहते हैं कि उसने ना पावर बढ़ाई है ना घटाई है, ये मिडल है। ठीक है, मिडल कंडीशन को अपनाते हैं, जो ना तो बढ़ावा देते हैं ना तो उसको घटाते हैं। ठीक है, बस क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। बस एक चेंजेस किए हैं, किसने की है, वैश्वीकरण ने। कहाँ पर, राज्य में। तो ये तीन प्रकार के क्या थे, वादी लोग थे, मतलब कि विचारक थे वर्ल्ड में, जो क्या सोचते हैं कि वैश्वीकरण और राज्य के बीच में क्या संबंध है, किस स्थिति को लेकर। ठीक है, और वो भी कब से, जब वैश्वीकरण चला आ रहा है बहुत तेज़ी से, 1980 के दशक के बाद से। अब अगला अपना आता है राज्य की संप्रभुता। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। जब अगर आपसे पूछा जाए राज्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण और राज्य की स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, इसको समझाओ, या राज्य और वैश्वीकरण के बीच में कुछ भी आता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने अभी आपको नोट्स में समझाया, वो आपको क्या करना है, एज इट इज़ अपने पेपर में फिलअप करना है। तो राज्य की संप्रभुता, इसका अर्थ है कि कोई राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामले में पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट या लिबर्टी है उसको। ठीक है, मतलब कि राज्य की संप्रभुता का मतलब है कि कोई भी राज्य अगर कोई भी डिसीजन लेता है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, तो वो इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से, कि वो अपना निर्णय सुना सकता है या फिर जो भी डिसीज़न है वो सुना सकता है, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, और वो किसी भी देश के, जो दूसरा देश है उसकी सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, तो वो अपना जो डिसीज़न है वो खुद सुना सकता है, वो किसी के बर्डन में आके या फिर किसी की मतलब कि बर्डन में या फिर अधीन आकर वो निर्णय नहीं सुनाता, वो अपनी मर्ज़ी से ही निर्णय सुना सकता है। ठीक है, वह अपनी नीतियों बनाने और उसे लागू करने में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, अपनी नीतियाँ बना भी सकता है और लागू भी कर सकता है, उसकी भी इंडिपेंडेंट उसे दी गई है। ठीक है, इंडिपेंडेंट उसे दी गई है। संप्रभुता को दो भागों में बांटा जाता है, पहला आंतरिक संप्रभुता और दूसरा बाहरी संप्रभुता। अब आंतरिक संप्रभुता क्या होती है, देखो, ये एक राज्य के अंतर्गत सर्वोच्च शक्ति और अधिकार की धारणा या सोच है।
ठीक है, मतलब कि राज्य के अंतर्गत जितनी भी शक्ति है या अधिकार है उसकी सोच क्या है, अपनी आंतरिक संप्रभुता को दर्शाती है, जिसके निर्णय राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर सभी व्यक्ति, समूह, संस्थाओं पर बाध्यकारी होते हैं। मतलब कि अगर राज्य कोई भी डिसीजन सुनाता है राज्य के अंदर वाले व्यक्ति के लिए, तो उनके राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति या ग्रुप या संस्थाओं को उसे मानना ही पड़ता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर राज्य ने कोई डिसीजन सुनाया है तो उसे मानना ही पड़ेगा राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्ति या संस्थाओं या समूहों को। उदाहरण के लिए ऐसा कब होता है, आंतरिक संप्रभुता में कब होता है, जब संसद सुनाती है या फिर एक राजा होता है, सम्राट जिसे हम बोलते हैं। अगर राजा कुछ भी डिसीजन सुना देता है अपना फैसला, तो जनता को, समूह को या उसके कार्यकारी जो सदस्य है उनको ये इसका पालन करना ही पड़ता है। और साथ ही साथ संसद, अगर आज की बात करें, ठीक है, आज के समय में संसद है, अगर संसद कोई कानून बना देती है फिर वो लागू कर दिया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, तो भी क्या करना पड़ता है, व्यक्ति या ग्रुप को मानना ही पड़ता है उस जो नीति बनाई गई है। सेकंड आता है बाहरी संप्रभुता। इसका मतलब असीमित अधिकार से है, जो इसमें कोई उच्च प्राधिकारी नहीं होता हो, ठीक है, मतलब कि इसमें कोई हेड नहीं होता, हर कोई क्या कर सकता है इधर, मतलब कि अपने संबंध बना सकता है किसी भी देश से। बाहरी संप्रभुता होता है कि हर कोई स्वतंत्र है अपने अन्य राज्यों से संबंध बनाने में, ठीक है। अब देखो, जो किसी भी राज्य को निर्देश कर सके, मतलब इसमें ना कोई भी ऐसा हेड नहीं होता जो किसी राज्य को दिशा दिखा सके, ठीक है। राज्य अन्य राज्यों के अभिनेताओं के साथ अपने संबंध बनाने में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कोई भी राज्य दूसरे राज्य से संबंध बना सकता है। इसमें ये दावा किया जाता है कि बाहरी संप्रभुता से, जो ये संप्रभुता है बाहरी वाली, ठीक है, जिसके अंतर्गत राज्य से कोई भी संबंध बना सकता है, हर राज्य की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए और इसका उल्लंघन नहीं किया जाए, ठीक है। बाहरी का मतलब है कि अन्य देशों से या अन्य राज्यों से संबंध तो बनाया जा रहा है, लेकिन किसी भी राज्य की या फिर जितने भी राज्य हैं उनकी बुराई या उसका जो भी नीति वगैरह उसके द्वारा बनाई गई है उसको उल्लंघन नहीं किया जाएगा उस राज्य के अंदर या कहीं भी। सो गाइस, ये थी अपनी यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए एंड आपकी नॉलेज के लिए। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।